हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल रेगे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीआरआईएसओ में। और एपीआई स्पेसिफिकेशन Q1 की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 4.1.4 जो कि बात करता है क्यूएमएस की प्लानिंग ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हमने क्यूएमएस से रिप्रेजेंट किया है। देखिए, ये क्लॉज अब आपसे ये कह रहा है कि अब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इंप्लीमेंटेशन के लिए प्लानिंग शुरू करें। ठीक है, मतलब प्लानिंग क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में यह क्लॉज बात करता है। पिछले क्लॉज में हम ऑब्जेक्टिव तक पहुंचे थे, हमने ऑब्जेक्टिव की बात करी थी। अब इससे एक कदम आगे जाकर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग क्या होगी और कैसे होगी, उसकी बात इस क्लॉज में आती है। इसका जो सब क्लॉज है, जो जनरल रिक्वायरमेंट की इसकी बात कर रहा है, और इसी में आपको बतला दिया गया है कि कैसे क्यूएमएस की प्लानिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप करेंगे। सबसे पहले इसमें जिस चीज की बात करी गई है इस सब क्लॉज में, वो ये है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप डिफाइन करना है। मतलब सबसे पहले तो आपको अपनी बाउंड्रीज बतानी है कि आपके काम की बाउंड्रीज क्या है, आपकी लिमिटेशंस क्या है। ये जो बाउंड्री होती है ये आपका स्कोप कहलाती है। मतलब आप कहां तक जा सकते हैं, आपकी लिमिट्स, आपके काम की लिमिट, ये आपका स्कोप होती है। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपको क्या करना है, आपको अपना स्कोप डिफाइन करना है। अपना स्कोप आपको परिभाषित करना है, वो बतलाना है। डिफाइन का मतलब होता है डिफाइनाइट या डेफिनेशन। डेफिनेशन वो होती है जो कि मतलब इनफाइनाइट नहीं होती। हिंदी में हम इसको कहते हैं परिभाषा। मतलब जिसकी एक परिधि हो, जिसके अंदर वो होती है, उससे वो बाहर नहीं जाती। ये इनफाइनाइट नहीं है, ये डिफाइन है। ठीक है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इसकी एक बाउंड्री होगी, ये उससे बाहर नहीं जाएगी। तो आपको अपना स्कोप जो है वो डिफाइन करना है। मतलब आपको यह बताना है कि आप क्या काम करते हैं, आपके काम की बाउंड्री क्या है, आपकी लिमिट्स क्या है, आपकी सीमा क्या है। ठीक है, ये आपका स्कोप होता है। आप जो काम कर रहे होते हैं वो आपका स्कोप है। जो आप नहीं कर रहे होते वो आपका स्कोप नहीं होता। याद रखिए, इस चीज को समझने की बहुत जरूरत होती है कि जो हम नहीं कर रहे उसको डिफाइन नहीं करना है। हमें उस चीज को कतई अपने स्कोप में नहीं लेना है जो हम नहीं करते। ठीक, तो इस चीज की बात पहले, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें बताई गई है कि आपको सबसे पहले अपना स्कोप डिफाइन करना है। अगला जो पॉइंट है इसी क्लॉज में, सब क्लॉज में, वो ये कहता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, ठीक है, इश्यूज है, उनको आइडेंटिफाई करें, इश्यूज को पता करें। आपको अपने इश्यूज पता करने हैं। आप जानते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आपने ISO 9001 पढ़ा हो, देखा हो, उसको, उस स्टैंडर्ड को अगर आपने समझा हो, उसको समझने की अगर आपने कोशिश करी हो, तो आप ये पाएंगे कि उसमें एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 4, जो कि है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसी में क्लॉज नंबर 4.1 जो है वो इश्यूज की बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने यहां पर जो भी उसके एक्सटर्नल या इंटरनल इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये इश्यूज ही आगे जाकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पर्पस है उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। समझिए इस बात को, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है। किसी पर्पस के चलते एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जाती है, खड़ी की जाती है, तैयार की जाती है। अब होगा क्या कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फैक्टर्स होंगे, कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जो कि उस पर्पस को अचीव करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जो इश्यूज है वो या तो एक्सटर्नल हो सकते हैं या इंटरनल हो सकते हैं। सॉरी, यहां पे मैंने इंटरनल के लिए इश्यूज लिख दिया, इंटरनल हो सकते हैं। ठीक है, तो इश्यूज कितने टाइप के हैं आपके? आपके दो टाइप के इश्यूज है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब ये इश्यूज आपको आइडेंटिफाई करना है। क्यों?
क्योंकि हो सकता है कि ये इश्यूज आगे जाके आपके पर्पस को अफेक्ट करे, प्रभावित करे, आप अपने पर्पस को अचीव करने में किसी तरह की समस्या का सामना करें। इसलिए पहले ही ये जरूरी है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऐसे इश्यूज आते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, उनको आप आइडेंटिफाई करें, उनका आप पता लगाएं और उसके ऊपर जो भी जरूरी एक्शन आपको लेना है आप वो एक्शन लें, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को अचीव कर सके। दूसरी चीज इस क्लॉज में आपको ये कही गई है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो क्योंकि देखिए बात क्या हो रही है, क्यूएमएस की प्लानिंग की, तो आप समझिए ये बिल्कुल वैसे ही चलता है जिस तरह से हम ISO 9001 के क्लॉज को देखते हैं, स्टैंडर्ड को देखते हैं। वहां पर भी इश्यूज जो कि क्लॉज नंबर 4.1 है उसकी बात आती है, और उसके ठीक बाद आता है 4.2 जो कि है इंटरेस्टेड पार्टी वाला क्लॉज। ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज वाला क्लॉज। यहां पर भी अब इंटरेस्टेड पार्टी की बात हो रही है। इस सब क्लॉज में जो थर्ड पॉइंट है, जो सी नंबर का पॉइंट है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो पॉइंट आपसे ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको वो आइडेंटिफाई करे, ठीक है, उनका वो पता लगाए और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको आइडेंटिफाई करे। समझिए इंटरेस्टेड पार्टी बेसिकली क्या होती है। इंटरेस्टेड पार्टीज वो होती हैं जिनकी आपसे कुछ उम्मीदें होती है, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर आपने इनकी जरूरतों को, इनकी नीड को, इनकी एक्सपेक्टेशन को अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया और उनको अगर आपने पूरा नहीं किया तो ये आपके पर्पस पर, जिस पर्पस की बात हम कर रहे हैं उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक इंटरेस्टेड पार्टी है एम्प्लॉय, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की एक इंटरेस्टेड पार्टी हो गई एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की कुछ रिक्वायरमेंट है, वो चाहता है कि टाइमली उसको सैलरी मिल जाए, ठीक है ना, समय पर सैलरी मिल जाए। वो ये चाहता है कि आप उसको कुछ हो सकता है कैंटीन फैसिलिटीज दें, ठीक है, ये उसकी हो सकती है नीड। ठीक है, इसी तरह से वो पीएफ की एक्सपेक्टेशन आपसे कर सकता है, बोनस वगैरह की एक्सपेक्टेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये उसकी नीड, ये नीड है, एक्सपेक्टेशन से। कॉमनली अगर हम एक साथ इसको बात करें तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया तो वो क्या करेगा, वो ठीक से काम नहीं करेगा। ये जो आपका एम्प्लॉय है ये ढंग से काम नहीं करेगा, और जब ये ढंग से काम नहीं करेगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। मतलब आपकी इंटरेस्टेड पार्टी की रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हुई तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हम जो काम कर रहे हैं वो इस पर्पस को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। जिस पर्पस से हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है वो पर्पस बना रहे, उस पर्पस के ऊपर काम होता रहे, इसीलिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जरूरी है कि हम वो फैक्टर्स जो उस पर अफेक्ट डाल सकते हैं उनको पता करें। पहले में हमने इश्यूज की बात करी, अगले में हम बात कर रहे हैं इंटरेस्टेड पार्टी की, उनकी रिक्वायरमेंट की। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज और उनकी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है और उनके ऊपर जो भी जरूरी एक्शन है वो लेना है। इसकी बात इस क्लॉज में कही गई है। ठीक, अगला जो इसमें है वो बात हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपनी प्रोसेस है, ठीक है, उन प्रोसेस को पता करे। ठीक है, मतलब पॉइंट जो है डी नंबर का जो पॉइंट है ये कह रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी जरूरी प्रोसेस है उनको आप पता करो, ठीक, और फिर इन प्रोसेस के बीच में जो भी इंटरेक्शन है ना, ये जो प्रोसेस है ये एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से जुड़ी हो सकती है, उसको कहते हैं प्रोसेस इंटरेक्शन। उस प्रोसेस इंटरेक्शन को आप पता करो और उसके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को डेवलप करो। मतलब फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान लो P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 प्रोसेस है। मान लो ये हो गया प्रोडक्शन, ये हो गया मार्केटिंग, ये क्वालिटी, ये मेंटेनेंस, ये आपकी P5 है फॉर एग्जांपल HR। ठीक है, इस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी प्रोसेस होंगी। वॉट एवर यू डू इज अ प्रोसेस। पहली चीज तो ये, वॉट एवर
यू डू इज अ प्रोसेस। जो कुछ भी आप करते हो वो प्रोसेस है। ठीक, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस है। ठीक, अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस है। अगर मैं एचआर डिपार्टमेंट मेरा है, एचआर का काम करता हूं तो ये एक प्रोसेस है। अगर मैं परचेसिंग कर रहा हूं तो परचेसिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, तो जितनी भी जरूरी प्रोसेस है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो स्कोप आपने बताया उसके हिसाब से आपको समझ आएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही हैं। तो आपको पहले तो अपनी प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इन प्रोसेस के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ये एक दूसरे से जुड़ी होंगी, है ना। प्रोडक्शन को काम करना है, प्रोडक्शन को कुछ सामान मंगाना है तो किससे कांटेक्ट करेगा? परचेस वाले से। ठीक है, मार्केटिंग वाला जो है वो ऑर्डर लाएगा, ऑर्डर आएगा, फिर वो कहां जाएगा? प्रोडक्शन वाले के पास, प्रोडक्शन वाला उसके हिसाब से काम करेगा, क्वालिटी वाला उसे चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद उसको इंस्पेक्शन करके आगे बढ़ाएगा, फिर वो कहां जाएगा? डिस्पैच में, फिर डिस्पैच के बाद वो कस्टमर के पास जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से जो प्रोसेस होती हैं, इनके बीच में जो भी कनेक्शन है उस कनेक्शन को आपको पता करना है। ठीक है, अब वो किसी भी तरह का हो सकता है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इस क्लॉज में, इस पॉइंट डी में आपसे कहा गया है कि आपको ये करना है। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? तो देखिए टोटल इसमें जितने पॉइंट है उसमें अगला पॉइंट अब जो है ई वाला पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि प्रोसेस का क्राइटेरिया और मेथड पता करें। समझिए यहां पे इस बात को। देखिए, प्रोसेस का क्राइटेरिया, ठीक, प्रोसेस का क्राइटेरिया पता करना है, मतलब प्रोसेस किस 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 क्राइटेरिया पे, किस पैरामीटर पे चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक प्रोसेस है P1, ठीक है। अब उसका क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आप उसमें कुछ प्रेशर दे रहे हैं, ठीक। अब वो प्रेशर कितना देना है, ठीक। हो सकता है वहां पे टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है, वो टेम्परेचर कितना देना है। हो सकता है उसको रन कराना है तो आरपीएम देने की जरूरत है, रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम, वो कितना देना है। तो ये प्रोसेस के क्राइटेरिया है। ये मैं प्रोडक्शन की प्रोसेस की बात कर रहा हूं। इसी तरह हर प्रोसेस का कुछ क्राइटेरिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल, परचेसिंग का क्राइटेरिया हो सकता है कि हम इस बेसिस पर खरीदारी करेंगे, परचेसिंग करेंगे, हम उसी से परचेसिंग करेंगे जो ISO 9001 सर्टिफाइड हो, यह क्राइटेरिया हो सकता है। तो आपको अपनी प्रोसेस का क्राइटेरिया और उसकी मेथड, मतलब क्या सिस्टम होगा कि आप किस तरह से प्रोसेस करेंगे, वो आपको पता करना है। ठीक है, तो इसके बाद अगला इसी में जो कहा गया कि प्रोसेस का क्राइटेरिया पता करो और प्लस आपको क्वालिटी प्लान बनाना है। यह सीधा सीधा ISO 9001 से रिलेटेड पॉइंट है। कैसे है? जब आपने प्रोसेस का क्राइटेरिया बनाया, जैसे मैंने कहा कि आपको चाहिए प्रेशर, प्रेशर को मैं P से डिनोट करता हूं, प्रेशर वो कह रहे हैं 50 से 60 पास्कल, ठीक है। ये प्रोसेस का क्राइटेरिया बना रहे हैं हम, ठीक। टेम्परेचर में हम कह रहे हैं कि हमको टेम्परेचर चाहिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये टेम्परेचर हो गया। हमको स्पीड जो चाहिए, स्पीड जो चाहिए वो चाहिए 10 to 15 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक। तो यह हो गया आपका प्रोसेस का क्राइटेरिया। जब प्रोडक्शन प्रोसेस की बात हो रही है तो यह प्रोसेस का क्राइटेरिया हो गया। अब इसी की बेसिस पर एक क्वालिटी प्लान बनेगा, कि क्वालिटी प्लान जो बनेगा वो ये कहेगा कि प्रोसेस में प्रेशर जो होगा वो 50 से 60 डिग्री रखना है, टेम्परेचर इतना रखना है और स्पीड जो है इतनी रखना है। इसके बाद जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा उसका एक क्राइटेरिया होगा कि उसकी ओडी कितनी होगी, उसकी आईडी कितनी होगी, उसकी थिकनेस कितनी होगी। ये सारा जो है ये आपका क्वालिटी प्लान में आ जाएगा, ठीक है। क्वालिटी प्लान को अगर आप समझेंगे तो उसमें प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों के क्राइटेरिया आ जाते हैं। थोड़ा डिटेल टॉपिक है, कभी अगर ऐसा रहा तो डिटेल में कभी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में समझने का मतलब यह है कि क्लॉज आपसे जो कह रहा है, इस क्लॉज के पॉइंट नंबर ई में आपसे यह बात कही गई है, ठीक। अगला पॉइंट उठाते हैं। अगला पॉइंट जो है एफ नंबर का, वो ये कह रहा है कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव पता करें, ठीक है। देखिए, यहां पे आपसे कहा गया है कि आप अपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स पता करें। आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स आप पता करें। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स है आपके, वो कैसे होने चाहिए? स्मार्ट, ठीक।
एस का मतलब है स्पेसिफिक, ठीक। एम का मतलब है मेजरेबल, मेजरेबल जिसको आप मेजर कर सके, ठीक है। ए का मतलब है अचीवेबल, ठीक। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव ले ले जो आप अचीव ही नहीं कर सकते, है ना, ऐसा मत लीजिए, ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव आपका नहीं होना चाहिए। आर जो है वो रियलिस्टिक, है ना, मतलब सच के करीब हो, रियल हो, है ना। ऐसा ना हो कि आपने कुछ अनरियल सा ले लिया जिसका आपके आपके स्कोप से, आपके काम से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव नहीं लेना है। और टी का मतलब हो गया टाइम बाउंडेड, मतलब टाइम बाउंडेशन उसमें होनी चाहिए कि आप कितने समय में उसको अचीव करेंगे। तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव आपको डिसाइड करना है, पता करना है, तैयार करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू रिड्यूस द कस्टमर कंप्लेंट बाय 5% ऑफ लास्ट ईयर फॉर द ईयर 2024-2025, है ना। हमने ये ऑब्जेक्टिव लिया कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो कस्टमर कंप्लेंट्स आती है उनको पिछले साल की तुलना में 5% कम करेंगे इस साल 2024-25 के लिए। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव है क्योंकि स्पेसिफिक है कि हम कस्टमर कंप्लेंट को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। मेजरेबल है क्योंकि हमने कह दिया हम 5% से कम करेंगे। अचीवेबल हो सकता है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमने एक एनालिसिस, पिछले डाटा का एनालिसिस करिए, वो देखे कि क्या उसको आप 5% कम कर सकते हो और आपको लगता है कि हाँ किया जा सकता है, तो 5% हो गया। रियलिस्टिक होना चाहिए, हाँ हमारे यहाँ पे रियलिस्टिक है क्योंकि इसको, ये हमारे से रिलेटेड है, ये हमारे यहाँ हो रहा है, कस्टमर कंप्लेंट्स आती हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से रियल है। और टाइम बाउंडेड, जब आपने कह दिया कि 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में हम इसको अचीव करेंगे, ये हमारा टाइम बाउंडेशन है, इतने समय में हम इसको करने वाले, तो टाइम बाउंडेड हो गया। तो इस तरह से एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव आपने बना लिया। क्लियर। इसके बाद अगला जो इसमें पॉइंट है वो ये कहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिस्क हैं, आपकी प्रोसेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन रिस्क को आप पता करें और उसे एड्रेस करें, ठीक है। नंबर है इसका जी, ठीक है, पॉइंट नंबर जी, ठीक है। मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और उसे आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसे एड्रेस करना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ये पता लगाना है कि वो कितनी सीवियर है और उसका लाइक्लीहुड क्या है। मतलब आपको ये देखना है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है और उसके होने की संभावना, यानी लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस उस रिस्क का कितना है, ये आपको पता करना होगा। आप पता लगाइए कि आपकी रिस्क क्या है और वो कितनी सीवियर है, कितनी कितनी इंटेंस है। अगर मैं इसको टोटल में कहूं तो इंटेंस, ठीक है। ये आपको पता करना है। इंटेंसिटी पता करना है तो सीवियरिटी देखिए और लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस देखिए कि वो कितनी सीवियर है, क्या वो जानलेवा है या उससे कोई लीगल जो रिक्वायरमेंट है वो वायलेट हो रही है, वो भंग हो रही है, या वो सीधे सीधे जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट डाल रही है या इनडायरेक्ट तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, ठीक है। इस बेसिस पर उसकी सिवियरिटी तय होगी। लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस का मतलब ये कि कितनी बार हो रही है, क्या वो वंस इन ईयर हो रही है, ठीक है, वंस इन ईयर होने की संभावना है उस चीज की, या ट्वाइस इन ईयर मतलब हाफ ईयर, मतलब 6 मंथ में एक बार होने के चांस है ना, 6 मंथ में एक बार, या फिर महीने में एक बार हो रही है या हफ्ते में एक बार हो रही है। इस बेसिस पर आप उसका लाइक्लीहुड पता कर सकते हैं और उसको आप मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। मतलब 4 × 4 = 16 तो बहुत हाई रिस्क है, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि वो जानलेवा है, ठीक है, इसकी वजह से फेटिलिटी हो सकती है, किसी आदमी की जान जा सकती है, इतनी बड़ी रिस्क है और ये रोज हो रही है, डेली हो रही है, ठीक है, तो बहुत सीवियर मैटर है। 4 × 4 = 16 मतलब बिल्कुल हाई लेवल की रिस्क है, ठीक। तो आपको रिस्क को पता करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको एड्रेस करना है और फिर एड्रेस करने का मतलब एक ये भी है कि उसके ऊपर फिर आपको एक्शन प्लान लेना है, उसका एक्शन तैयार करना है, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद अगला जो पॉइंट है एच, वो कहता है अपॉर्चुनिटी पता करें, है ना। मतलब आपको क्या करना है, आपने रिस्क तो पता करी, ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क के अलावा अपॉर्चुनिटीज भी होती है, ठीक है। तो उन अपॉर्चुनिटीज को भी आपको पता करना है, ठीक है।
अपॉर्चुनिटी क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं कोई एक इंस्ट्रूमेंट ले आता हूं, ठीक, तो मेरे यहां पर किसी प्रोडक्ट को चेक करने की जो उसकी क्षमता है वो बढ़ जाएगी, है ना। मतलब उस चीज को अगर मैं नॉर्मली देखता हूं, विजुअली अगर मैं उसको इंस्पेक्ट करता हूं, तो हो सकता है कि उसमें गलत पीस जाने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट ले आया जिससे उसका इंस्पेक्शन अगर मैं करूं, तो हो सकता है कि उसमें अगर छोटी से छोटी भी कमी होगी तो वो आइडेंटिफाई होगी, हो जाएगी, उसको ट्रेस किया जा सकेगा, पकड़ा जा सकेगा। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी इस इंस्ट्रूमेंट को खरीदना, ठीक है। और जब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है तो रिस्क कम होती है, ठीक। रिस्क कम होगी जब आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो आपको हमेशा रिस्क पता करना है, अपॉर्चुनिटी पता करना है, रिस्क को कम करने के लिए कोशिश करना है और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। जितना आप इस पे काम करेंगे उतना आपका क्यूएमएस बेहतर परफॉर्म करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम उतना बेहतर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये बात भी इस क्लास के इस पॉइंट में कही गई है। इसके बाद ये कहता है आखिरी पॉइंट जो है कि की पर्सनल असाइन करें। की पर्सनल असाइन करने का मतलब क्या है कि हर जॉब के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फिक्स करना होगी, है ना। मतलब की पर्सनल, सही लोगों को सही जगह पर बिठाना बहुत जरूरी है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो सके। कोई भी काम कौन करेगा यह फिक्स होना जरूरी है, ठीक है। कोई भी काम कोई भी आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए कंपिटेंट पर्सन आपको असाइन करना होता है, उसको आप असाइन करें, ठीक है। की पर्सनल आपको रखने होंगे, ठीक। क्वालिटी की प्रोसेस हो रही है तो क्वालिटी में ढंग का आदमी रखिए, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन का सही बंदा रखिए, परचेस के लिए परचेस वाला सही आदमी रखिए। तो ये की पर्सनल को असाइन करने की बात इस क्लॉज में कही गई है और उनको आपको जिम्मेदारी देना है, उनको उनका काम देना है। यह बात है इस क्लॉज 4.1.4.1 में, ठीक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसके अलावा एक और जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता दूं कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक। हम इंटरनल ऑडिट की ट्रेनिंग देते हैं, साथ ही साथ हम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने की भी ट्रेनिंग देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन की ट्रेनिंग देते हैं। हम बताते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, क्लॉज वाइज, डिपार्टमेंट वाइज डॉक्यूमेंट कैसे बनाने चाहिए, प्रोसेस कैसी बनाई जाती है, प्रोसीजर कैसे बनाई जाती है, वर्क इंस्ट्रक्शन कैसे तैयार होती हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं। ये सारी चीजें हम सिखाते हैं जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मांगा जाता है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मांगा जाता है। तो आप अगर हमसे ये चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें हमारे फोन नंबर पर, ठीक। और हमारी एक पॉलिसी है कि जब तक आप समझ नहीं जाएंगे, जब तक आप सीख नहीं जाएंगे, तब तक हम सिखाएंगे, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।